लेकिन ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम समझनी जरूरी है। चलिए तो क्या है ये सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। Why I call it a skeleton of source program? Because आप जब कभी भी प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में सारी चीजें नहीं लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ फंक्शन, आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नाउ फाइल बना दी और उस हेडर फाइल को आप आपके प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। मतलब मैं मेरे प्रोग्राम में प्रिंटफ की डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, स्कैनफ की पूरी डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, गेट ch की पूरी डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, राइट? दैट इज व्हाई आई विल कॉल द प्रोग्राम विच वी राइट एज अ स्केलेटन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। फिर ये जो स्केलेटन ऑफ सोर्स प्रोग्राम है, दैट इज गिवन एज इनपुट टू, वो जाता है प्रोसेसिंग के लिए किसके पास? प्री प्रोसेसर के पास। तो यहां पर बीच में आता है क्या? प्री प्रोसेसर। अब ये प्री प्रोसेसर क्या करता है ये समझते हैं, लेकिन ये प्री प्रोसेसर, ये जो स्केलेटन ऑफ सोर्स प्रोग्राम था उसमें से हमें सोर्स प्रोग्राम देगा ताकि हमारा कंपाइलर सीधा उसे कंपाइल कर पाए। क्या करता है ये देखते हैं। अब ये जो प्री प्रोसेसर है क्या क्या टास्क करता है दोस्तों? सबसे पहला टास्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये प्री प्रोसेसर करता है, वो है फाइल इंक्लूजन। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, गेट ch फंक्शन, इसकी डेफिनेशन हम हमारे प्रोग्राम में नहीं लिखते, उसको कहीं पे मैंने हेडर फाइल में लिख के रखा हुआ है, उस हेडर फाइल को मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो वो जो हेडर फाइल हमने जो लिखा हुआ है include stdio.h, conio.h, उन हेडर फाइल्स को ला करके आना हमारे प्रोग्राम में, उसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है उनको ला करके आना, ये काम करता है प्री प्रोसेसर, राइट? नेक्स्ट, प्री प्रोसेसर क्या करता है दोस्तों? प्री प्रोसेसर करता है मैक्रो एक्सपांशन। अब दोस्तों मैक्रो क्या है? आप सबने नाम सुना होगा। मैक्रो इज सिमिलर टू द फंक्शन। मैक्रो फंक्शन के जैसा ही है, जैसे फंक्शन में फंक्शन कॉलिंग होती है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है और फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है। सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, फिर फंक्शन की डेफिनेशन होती है और हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ये होता है फंक्शन में। यही चीज होती है मैक्रो में दोस्तों। मैक्रो में भी फंक्शन, मैक्रो कॉलिंग होती है, डिक्लेरेशन होती है, मैक्रो की डेफिनेशन होती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन फंक्शन में और मैक्रो में डिफरेंस क्या है दोस्तों? फंक्शन में जब कभी भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, मान लीजिए ये मेरा मेन प्रोग्राम है, चलिए दिस इज माई मेन प्रोग्राम, और इस मेन प्रोग्राम में मैंने यहां पर लिखा हुआ है फन, ठीक है? यहां पर मैंने लिखा हुआ है फन, यहां पर आगे कुछ है, पीछे कुछ है, और ये यहां पर खत्म, और यहां पर मेरा फंक्शन शुरू हो रहा है void fun, और यहां पर मेरे फंक्शन की कुछ लाइन है। अब होता क्या है दोस्तों, मेरे प्रोग्राम की हर एक लाइन स्टेप बाय स्टेप मैनर में एग्जीक्यूट होती है। पहले ये लाइन होगी, फिर पहले ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, और जब फंक्शन कॉलिंग आता है तब होता क्या है, हमारा कंट्रोल सीधा जाता है हमारे फंक्शन की पहली लाइन पे। फिर ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, फिर मेरे फंक्शन की लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद मेरा कंट्रोल जाएगा फंक्शन को जिसने कॉल किया था उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन के पास, और बाकी की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये दोस्तों यहां से, ये जो मेन फंक्शन था मेरा, यहां से इस फंक्शन में जाना, ठीक है, और फिर इस फंक्शन से मेन में वापस जाना, ये इसके लिए दोस्तों कई बार हमारे प्रोसेसर को, हमारे कंप्यूटर को काफ़ी सारी चीज़ें सेव करनी होती है। रजिस्टर्स सेव करने होते हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू स्टोर करनी होती है। हम जब यहाँ पर थे तब हमारे मशीन की कंडीशन क्या क्या थी, हमारे कंट्रोल फ्लैग्स की वैल्यूज़ क्या क्या थी, ये सारी चीज़ें मुझे स्टोर करनी पड़ती है, और फिर जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे उसे रिस्टोर करनी पड़ती है, एंड दैट टेक्स टाइम, राइट? अब दोस्तों मेरा फंक्शन बहुत ही छोटा है, मान लीजिए मेरा एक ही लाइन का फंक्शन है।
अब एक ही लाइन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहां से यहां जाओगे, वापस यहां से यहां आओगे, दैट विल टेक मोर टाइम। हमारा ये जो ओवरहेड, दिस टाइम इज नथिंग बट ओवरहेड, ये ओवरहेड ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने सॉल्यूशन क्या लाया, C++ में आपने देखा होगा बहुत ही छोटा फंक्शन है, 1 या 2 लाइन का, तो उस फंक्शन को आप इनलाइन फंक्शन बनाते हो। क्या करते हो, उस फंक्शन को हम क्या बनाते हैं, इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं, इसके आगे मैं सिर्फ लिख दूंगा इनलाइन। तो जब हम इनलाइन फंक्शन बनाते हैं तो होता क्या है, हमारे फंक्शन की जो बॉडी होती है, वो बॉडी, दैट बॉडी रिप्लेसेस द कॉल ऑफ द फंक्शन। मतलब यहां पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, तो यहां पर ये जो मेरी बॉडी है, द बॉडी ऑफ द फंक्शन, that will come here. Function call will be replaced by the body of the function. तो अब चीजें यहां पर क्या होगी, पहले ये एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी। यहां पर फंक्शन कॉल किया हुआ है, इनलाइन फंक्शन है, तो इसकी बॉडी यहां पर आ जाएगी। तो इसकी जो 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए ये 1 2 3 4, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, उसके बाद फंक्शन के बाद वाली इंस्ट्रक्शन, और ये सारी इंस्ट्रक्शन होगी। तो जब हम किसी भी फंक्शन को इनलाइन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हमारा कंट्रोल मेन जो हमारी मेथड है उसमें से उस फंक्शन के पास नहीं जाता है, हमारा कंट्रोल मेन मेथड में ही रहता है। हम क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी को उठा करके वहां पर ला देते हैं, ताकि हमारा जो ओवरहेड है, कंटेक्स्ट स्विच तो नहीं, लेकिन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना और दूसरे फंक्शन से पहले फंक्शन तक आना, ये टाइम हमारा सेव हो जाए, इसलिए हम इनलाइन फंक्शन करते हैं। यही कंसेप्ट है दोस्तों मैक्रो का। तो मैक्रो, ये मान लीजिए ये है मेरा मैक्रो, तो मैक्रो का कॉलिंग जो होता है, दैट मैक्रो कॉल इज रिप्लेस्ड बाय द बॉडी ऑफ द मैक्रो। तो मैक्रो कॉल रिप्लेस हो जाता है और वहां पर मैक्रो की बॉडी आ जाती है, ताकि जब कंपाइलर हमारा एग्जीक्यूट हो तो उसका लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूशन हो, यहां से वहां, वहां से यहां वापस ना आना हो। और ये काम करता है हमारा प्री प्रोसेसर। दिस इज व्हाट मैक्रो एक्सपांशन इज, ठीक है। और क्या काम करता है प्री प्रोसेसर, ऑल्सो परफॉर्म्स लैंग्वेज एक्सटेंशन। अब दोस्तों लैंग्वेज एक्सटेंशन क्या है, कुछ लैंग्वेजेस की लिमिटेशन होती है। मान लीजिए सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के साथ आपने कभी डेटाबेस यूज किया है, सी लैंग्वेज के साथ डेटाबेस नहीं, लेकिन इक्वल करके प्री प्रोसेसर है विच अलाउज यू टू यूज डेटाबेस विथ सी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करने का काम करता है ये प्री प्रोसेसर। बस इसके प्री प्रोसेसर के बारे में इतना समझना इनफ है हमारे के लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे गेट के एग्जाम के लिए। उसके बाद वंस द सोर्स प्रोग्राम इज रेडी फॉर कंपाइलेशन, तब काम आता है, तब पिक्चर में आता है कौन, हमारा हीरो। और हमारा हीरो क्या है, यहां पर हमारा हीरो है कंपाइलर। तो यहां पर कंपाइलर पिक्चर में आता है, और ये जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है, हमारा कंपाइलर इस सोर्स प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और ये काम कौन करता है, हमारा हीरो जो कि कंपाइलर। अब कंपाइलर इस काम को करने के लिए उस काम को मेनली 2 फेज में डिवाइड करता है। एक फेज को हम बोलते हैं एनालिसिस फेज, और दूसरे फेज को बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो एनालिसिस फेज हमारे प्रोग्राम का एनालिसिस करता है, एरर निकालता है, ये सारी चीजें करता है। और सिंथेसिस फेज बाद में असेंबली लैंग्वेज का कोड जनरेट करता है और कोड को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये एनालिसिस फेज जो है, इसमें 3 तरह का एनालिसिस होता है। एक होता है लेक्सिकल, फिर होता है सिंटैक्स, और फिर होता है सिमेंटिक। और सिंथेसिस फेज में आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो दीज आर द फेजेस ऑफ कंपाइलर, राइट। ये ऊपर के 3 फेज को हम एनालिसिस फेज बोलते हैं, नीचे के 3 फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं। और यही है हमारा सिलेबस, जिनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो कंपाइलर ये जादू करता है इन सारे फेज के थ्रू कि हमारे सोर्स प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जादू करता है। अब असेंबली लैंग्वेज तो आ गई, हमें करना क्या है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इस असेंबली लैंग्वेज से
हमारे प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर, राइट। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो ये है, इसे हम बोलेंगे रीलोकेटेबल, राइट। तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में से रीलोकेटेबल बाइनरी लैंग्वेज बनाता है। रीलोकेटेबल बाइनरी लैंग्वेज क्या है हम समझेंगे। अल्टीमेटली वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? असेंबलर। कैसे करता है चलिए देखते हैं। सो असेंबलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। अब असेंबलर कैसे ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इसे समझते हैं। चलिए, अब मान लो दोस्तों ये मेरा असेंबली लैंग्वेज का कुछ कोड है। लेट अस से मूव R0, A, एड, सॉरी इसे मैं बोलता हूं, चलिए मूव M R0, A, फिर मैं बोलता हूं लेट्स से एड R0, B and then move R0, C। चलिए, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। दिस इज द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। हमने कुछ लिखा था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको हमारे कंपाइलर ने कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज जो जनरेट की है वो है ये। कैसे जनरेट की ये देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन ये जनरेट की हुई असेंबली लैंग्वेज है। अब ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होती है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मेरी इंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है, उस इंस्ट्रक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो पहला पार्ट है इसे हम बोलते हैं ऑप कोड। ये जो दूसरा पार्ट है, दिस सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट इट सेज द रजिस्टर, कि भी कौन सा रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं। और ये जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, ये तीसरा पार्ट मेमोरी का ऑपरेंड है, भाई मेमोरी का कौन सा लोकेशन। तो अगर हम यहाँ की इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमने हमारी इंस्ट्रक्शन को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऑप कोड, रजिस्टर और मेमोरी। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मेरी सिस्टम में जितनी भी पॉसिबल ऑपरेशन कोड है उसका लिस्ट होगा और उस कोड को मैं बाइनरी नंबर दे दूंगा। मान लीजिए मेरे प्रोसेसर में जितने भी पॉसिबल ऑप कोड है वो है ये। चलिए, एक है मूव R, दूसरा है मूव M, तीसरा है ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर है मान लीजिए लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल राइट शिफ्ट। कुछ इस प्रकार के मेरे पास ऑपरेशन कोड है। मेरी सिस्टम में ये सिर्फ इतने ही ऑपरेशन कोड है। ये टोटल कितने ऑपरेशन कोड है? टोटल 8 ऑपरेशन कोड है। अब मैं क्या करता हूं, 8 ऑपरेशन कोड है, अब इनको मुझे बाइनरी कोड देना है। तो 8 में से कोई एक यूनिक आपको ये ऑपरेशन कोड आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कितने बीट लेने पड़ेंगे? मुझे 3 बीट लेने पड़ेंगे, बिकॉज 2⁻³ इज 8। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इनको कोडिंग डिफाइन करता हूं। भाई दिस मूव R is nothing but 0 0 0, this is 0 0 1, this is 0 1 0, this is 0 1 1, this is 1 0 0, ये होगा 1 0 1, ये होगा 1 1 0 और ये होगा 1 1 1। तो मैंने 3 डिजिट लिए मेरे ऑप कोड के लिए और सभी मेरी सिस्टम में जितने भी पॉसिबल ऑपरेशन कोड है उन सबको मैंने एक बाइनरी कोड दे दिया। ठीक है, फिर मेरी सिस्टम में जितने रजिस्टर्स होंगे, मान लीजिए ये मेरी छोटी सी सिस्टम है, इसमें 4 रजिस्टर है, R0, R1, R2 और R3। अब ये जो मेरी सिस्टम में 4 रजिस्टर है, उन 4 रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 2 बीट चाहिए। तो मैं R0 को दूंगा 0 0 कोड, R1 को दूंगा 0 1, R2 को दूंगा 1 0 और R3 को दूंगा 1 1। तो ये इसकी कहानी भी खत्म हो गई। अब मान लीजिए मेरी मेमोरी लेट्स से बहुत ही छोटी सी हमारी मेमोरी है, 32 बाइट की मेमोरी है। हमारी मेमोरी कितने बाइट की है? 32 बाइट की मेरी मेमोरी है और हर एक बाइट का एक एड्रेस है। तो मेरे पास टोटल कितने एड्रेस होंगे दोस्तों? 32 एड्रेस होंगे।
अब उन 32 एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए मुझे कितने बिट चाहिए? 5 बिट चाहिए। ठीक है, सो माय मेमोरी लोकेशन विल रेंज फ्रॉम M0 से लेकर के फिर M1 होगा एंड दैट विल बी अप टू M31 और उनके कोड है कुछ इस प्रकार के 00000 और अंत में आएगा अल्टीमेटली 11111। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सिनारियो है हमारा। अब होगा क्या, आप ध्यान से समझना। ये जो मेरा पूरा प्रोग्राम है इसमें ये कितने साइज का है? यहाँ पर आप देखिए, ऑपरेशन कोड के लिए 3 बिट है, रजिस्टर के लिए 2 बिट है, 3 और 2 5 और 5 बिट है हमारे मेमोरी के लिए। तो ये पूरी 10 बिट की मेरी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि मेरा जो मेमोरी का एक एड्रेस है, हमारी मेमोरी में 32 एड्रेस है और एक एड्रेस 10 बिट का है, इतना समझ लीजिए। एक एड्रेस 10 बिट का है, हर 10 बिट को मैं एड्रेस दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है मेरी मेन मेमोरी। थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूं, कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट से थोड़ा दूर जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में आपको ये असेंबलर कैसे कन्वर्ट करता है ये समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूं मेमोरी। ये है मेरी मेन मेमोरी। ठीक है, अब मेरी मेन मेमोरी में यहां पर ये मेरा प्रोग्राम लोड किया हुआ है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के ये जो मेरी इंस्ट्रक्शन बनी, इसका बाइनरी क्या बनेगा? चलिए इसका बाइनरी निकालते हैं। अब इसका बाइनरी निकालने के लिए ये मूव एम है। मूव एम का कोड क्या है? मूव एम का कोड है 001, तो 001। फिर R0 का कोड क्या है? R0 का कोड है 00 और A का लोकेशन क्या है? मान लीजिए ये A जो है मेरी मेन मेमोरी में कुछ ये वाले लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है। दिस इज द लोकेशन ऑफ A और इस A का हियर देयर इज A और इसका लोकेशन है मान लीजिए 30 एंड B इज स्टोर्ड एट लोकेशन 31 एंड C इज स्टोर्ड एट लोकेशन 29। ठीक है, तो A का लोकेशन क्या है? 30, तो मैं यहां पर 30 का बाइनरी लिखूंगा। चलिए, तो 30 का बाइनरी 1 2 4 8 16, so 16 plus, so that will be 1 1 1 1 0। ठीक है, 30 0। ठीक है, सो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 1 2 4, मैंने कुछ मिस्टेक की, 1 2 3 4 5 6 बिट ले लिए, सॉरी। तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज बाइनरी ऑफ 30। तो ये बाइनरी हुआ। अब ये यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है, इस वाले लोकेशन पे, दैट इज 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0। सिमिलरली ऐड का बाइनरी होगा। अब ये बाइनरी में ये जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूं, ये कौन करेगा? ये असेंबलर करेगा। कैसे करेगा? इस प्रकार के टेबल हो गए उसके पास, उस टेबल से यहां पर वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर ऐड R0, B। तो ऐड का कोड क्या है दोस्तों? ऐड का कोड है, हमने यस, इट इज 0 1 0, फिर R0 0 0, फिर B का लोकेशन क्या है? B का लोकेशन है मान लीजिए ये यहाँ पर है 31, दैट इज 1 1 1 1 1। ठीक है, ये मूव एम इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? मूव एम इंस्ट्रक्शन ए में से, जो मेमोरी का लोकेशन ए है उसमें से रजिस्टर R0 में डेटा डालती है। फिर ऐड इंस्ट्रक्शन R0 और B के कंटेंट को ऐड करके रिजल्ट को R0 में स्टोर करता है। और मूव आर इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर के कंटेंट को फिर मेमोरी लोकेशन C में ट्रांसफर करती है। ये पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर होगा ये, ठीक है। और मूव आर इंस्ट्रक्शन का कोड क्या है? 0 0 0, R0 इज 0 0 और C का लोकेशन हमने लिया हुआ है 29, सो दैट विल बी 1 1 1 0 1। ठीक है, तो ये तीसरी इंस्ट्रक्शन हो गई। अब दोस्तों ये मेमोरी में, इसे मेमोरी में स्टोर हमारा असेंबलर नहीं कर पाएगा। ये जो मैंने यहां पर बाइनरी में लिखा हुआ है ये यहां पर कहीं होगा, ये अभी मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ है। उसको मेमोरी में स्टोर करने का काम करेगा दोस्तों लोडर और लिंकर। तो आप समझ लीजिए अभी मेरा प्रोग्राम यहां पर है, मेरी मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ है, मेरा प्रोग्राम यहां पर है। और यहां पर जब मेरा प्रोग्राम है तो मेरे पास
मेरी जो सारी इंस्ट्रक्शंस है उसके एक्चुअल एड्रेसेस नहीं है। इस इंस्ट्रक्शन का मैं एड्रेस देता हूं, मान लीजिए 0, तो उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा 1, उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा 2। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये पूरा प्रोग्राम मेरी मेन मेमोरी में, मान लीजिए लेट्स से ये कौन सा लोकेशन है, ये 10 वाले लोकेशन पे स्टोर होता है, तो इसका एड्रेस बनेगा 10 + 0 दैट इज 10। इसका एड्रेस बनेगा 10 + 1 दैट इज 11। इसका एड्रेस बनेगा 10 + 1 दैट इज 10 + 2 दैट इज 12। तो यहां पर ये जो हम एड्रेसेस लिख रहे हैं 0 1 2, यह है रिलेटिव एड्रेसेस। अब मेरे प्रोग्राम में मैंने कहीं पे गो टू यूज किया हुआ है, मैं कहीं पे जंप कर रहा हूं, किसी और इंस्ट्रक्शन पे मैं जंप कर रहा हूं, तो वो जो जंप वाली इंस्ट्रक्शन पे मेरा लोकेशन होगा वो रिलेटिव एड्रेस मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि यहां पर मैंने मेरे प्रोग्राम को मेरी मेन मेमोरी में अभी लोड नहीं किया हुआ है, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता है, मुझे रिलेटिव लोकेशन पता है। ये जो 2 मैंने दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे प्रोग्राम की जो पहली इंस्ट्रक्शन है उससे 2 जितने डिस्टेंस पे ये वाली इंस्ट्रक्शन है। समझ में आ रहा है? सो दैट दिस एड्रेस इज रिलेटिव। फिर जब मुझे एग्जैक्ट एड्रेस मिलता है, जो कौन देगा, मुझे लोडर देगा। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि हमारे प्रोग्राम में मेन मेमोरी में किसी भी प्रोग्राम को लोड करने का काम लोडर करता है। तो जब मुझे एग्जैक्ट एड्रेस मिलता है तब जाकर के मैं उसको रिप्लेस करूंगा जो जंप वाला लोकेशन है। मान लीजिए यहां पर हमने कहीं पे जंप लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये कोई इंस्ट्रक्शन है और यहां पर मैं लिखता हूं जंप, और मान लीजिए यहां पर जंप का कोड भी है और मैं यहां पर जंप करवा रहा हूं किसी ये वाली इंस्ट्रक्शन पे, किसी 3 वाली इंस्ट्रक्शन पे, तो यहां पर अभी के लिए मैं 3 का ही बाइनरी लिखूंगा, मैं 13 का बाइनरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर पता ही नहीं है कि ये कौन से लोकेशन पे मेरा प्रोग्राम स्टोर होने को जा रहा है। तो इस प्रकार मेरा प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और क्योंकि यहां पर हमारे एड्रेसेस रिलेटिव है इसलिए हम उसे बोलेंगे रिलेटिव बाइनरी लैंग्वेज। अब ये मेरा प्रोग्राम जो रिलेटिव है उसको एब्सोल्यूट बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। चलिए, काम करेगा लोडर और लिंकर। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिलेगी एब्सोल्यूट बाइनरी लैंग्वेज, और एब्सोल्यूट बाइनरी लैंग्वेज कौन जनरेट करेगा? लोडर एज वेल एज लिंकर। दोस्तों, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो ऐसा हो सकता है हमने हमारे प्रोग्राम में एक्सटर्नल वेरिएबल्स यूज़ किए हो, वो वेरिएबल्स किसी दूसरे प्रोग्राम में हमने डिफाइन किए हो, तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, उसके रेफरेंसेस को कनेक्ट करना होगा, तो वो काम करेगा लिंकर। और हमारा प्रोग्राम हमारी मेन मेमोरी में एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे स्टोर होगा ये डिसाइड कौन करेगा? लोडर। तो उसने डिसाइड कर दिया, उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्शन के एग्जैक्ट एड्रेसेस होंगे, दैट इज आई विल कॉल दोज एड्रेसेस और दैट बाइनरी प्रोग्राम एज एब्सोल्यूट बाइनरी लैंग्वेज। और उसके बाद ये एब्सोल्यूट बाइनरी लैंग्वेज वाला कोड हमारी मेमोरी में स्टोर होकर के प्रोसेसर रन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे पहले skeleton of source program will be converted into source program by preprocessor। उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा कंपाइलर, उसको रिलोकेटेबल बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा असेंबलर, और उसको एब्सोल्यूट बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा लोडर एंड लिंकर। तो एंड दीज ऑल आर कजिन्स ऑफ कंपाइलर, दिस प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, इसे हम कजिन्स ऑफ कंपाइलर भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं हमने देखा। अब कंपाइलर क्या काम करता है, यही जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। थैंक यू। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। थैंक यू।